स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 22 फरवरी 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को अभी आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार की 5 राज्यसभा सीट पर सस्पेंस बरकरार है। यहां पर एआईएमआईएम की रणनीति में बड़ा दांव छिपा हुआ है। जब बिहार में राज्यसभा चुनाव की 5 सीटों को लेकर के सियासी गणित बेहद दिलचस्प हो गया है। बताया जा रहा है कि इस सीट के लिए 41 वोटों की जरूरत है। यहीं पर एआईएमआईएम की भूमिका अहम मानी जा रही है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि एक तरफ तिकरी की रणनीति है तो दूसरी तरफ सिक्सर का दावा किया जा रहा है। छोटे दलों और निर्दलीय विधायकों की वोट इस मुकाबले में निर्णायक साबित हो सकते हैं। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि एआईएमआईएम किसे समर्थन देती है। 5वीं सीट का परिणाम राज्य की राजनीति में बड़ा संदेश दे सकता है। दोस्तों सदन से तो तेजस्वी यादव गायब रहे, लेकिन सोशल मीडिया पर जबरदस्त हमला बोला है एनडीए सरकार पर, खास करके मशीनरी जंगलराज तक का वार कर दिया है। दरअसल बात यह है कि बिहार की राजनीति में उस वक्त हलचल बढ़ गई जब तेजस्वी यादव सदन में मौजूद नहीं रहे, लेकिन सोशल मीडिया पर सरकार प्रति का हमला बोल दिया। उन्होंने मशीनरी जंगलराज शब्द का इस्तेमाल करते हुए आरोप लगाया है कि तंत्र भी उनका है और अपराधी भी उनके ही संरक्षण में है। यह तेजस्वी यादव ने कानून व्यवस्था और फिर प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि जनता असुरक्षित महसूस कर रही है। उनके पोस्ट के बाद राजनीतिक बहस और तेज हो गई है। जब सत्ता पक्ष ने पलटवार करते हुए कहा है कि अगर विपक्ष को सवाल उठाने हैं तो फिर सदन में आकर के बहस करें। इस बयानबाजी से सियासी माहौल और गर्मा गया है। दोस्तों धृतराष्ट्र बयान पर तेजस्वी यादव ने मैथिली ठाकुर पर जम करके निशाना साधा है। दरअसल बात यह है कि विधायक मैथिली ठाकुर द्वारा लालू यादव को धृतराष्ट्र कहे जाने के बयान पर तेजस्वी यादव भड़क गए। तेजस्वी यादव ने कहा कि पहले राजनीति का एबीसी सीखिए, फिर इस तरह की टिप्पणी कीजिए। तेजस्वी यादव ने इसे राजनीतिक अपरिपक्वता करार देते हुए कहा कि इस तरह के बयान लोकतांत्रिक मर्यादा के खिलाफ हैं। वहीं पर दूसरी ओर सत्ता पक्ष ने अपने नेता का बचाव किया है। इस बयान के बाद दोनों पक्षों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। यह साफ है कि आने वाले दिनों में ये विवाद और तुल पकड़ सकता है। दोस्तों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने करीब 2 लाख किसानों को बड़ी राहत देते हुए 100 करोड़ रुपए की सहायता राशि उनके बैंक खाते में भेजी है। ये राशि प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों के लिए जारी की गई है। जब सरकार ने किसानों से अपील की है कि वे अपना बैंक बैलेंस चेक कर लें। डीबीटी के जरिए सीधे बैंक खाते में पैसा भेजा गया है ताकि किसी तरह की गड़बड़ी ना हो। इस कदम से किसानों को फसल नुकसान की भरपाई में मदद मिलेगी और वे अगली खेती की तैयारी कर सकेंगे। सरकार ने जरूरत पड़ने पर आगे भी सहयोग करने का वादा किया है। बाढ़ और तूफान से प्रभावित किसानों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 113 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता राशि भेज दी है। ये राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी गई है। सरकार का कहना है कि आपदा के कारण फसल और फिर संपत्ति को नुकसान की भरपाई के लिए ये राहत दी गई है। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से की गई है। इस तरह पैकेज से हजारों किसानों को आर्थिक सहायता मिलेगी। जब प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि प्रभावित परिवारों की मदद के लिए आगे भी कदम उठाए जाएंगे। दोस्तों बिहार में 1 अप्रैल 2026 से जमीन रजिस्ट्री के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। नई व्यवस्था के तहत अब 13 तरह के जरूरी जानकारियां दिए बिना रजिस्ट्री नहीं हो सकेगी। सरकार का कहना है कि इससे फर्जीवाड़ा और जमीन विवाद पर रोक लगेगी। रजिस्ट्री प्रक्रिया को पारदर्शी और फिर डिजिटल बनाने पर जोर दिया है। अधिकारियों के मुताबिक नई प्रणाली से खरीदार और विक्रेता दोनों को सुरक्षा मिलेगी। ये कदम जमीन से जुड़ा हुआ मामलों में सुधार की दिशा में अहम माना जा रहा है। दोस्तों वंदे भारत ट्रेन की सुरक्षा को और मजबूत कर दिया गया है। अब हर किलोमीटर पर सुरक्षा कर्मी तैनात रहेंगे और ट्रेन गुजरते समय व्हाट्सएप ग्रुप में सेल्फी अपलोड करनी होगी। यह कदम हाल की घटनाओं को देखते हुए उठाया गया है ताकि किसी भी तरीके की तोड़फोड़ या फिर सुरक्षा खतरे को रोका जा सके। रेलवे प्रशासन ने सख्त निगरानी के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। नई व्यवस्था से सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी। दोस्तों अगर किसी के पास दादा परदादा की जमीन के कागजात नहीं है, यानी कि पुश्तैनी जमीन के कागजात नहीं है, तो अब सरकार मदद करेगी ऐसे लोगों को। नई व्यवस्था के तहत सत्यापन के बाद जरूरी दस्तावेज तैयार किए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य है कि पुराने रिकॉर्ड की कमी के कारण लोग अपनी संपत्ति के अधिकार से वंचित ना रहें। इसके लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस पहल से ग्रामीण इलाकों में लंबे समय से लंबित जमीन मामलों का समाधान आसान होने की उम्मीद है।
दोस्तों, रामविलास पासवान की पत्नी रीना पासवान के राज्यसभा जाने की खबरों के बीच चिराग पासवान ने स्पष्ट करके बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उनकी मां राजनीति में सक्रिय है और पार्टी जो फैसला करेगी वही होगा। इस बयान के बाद राजनीतिक अटकलें और तेज हो गई है, जहां समर्थक इसे पार्टी की रणनीति मान रहे हैं, जबकि विपक्ष इसे राजनीतिक समीकरण से जोड़ रहा है। अभी अंतिम फैसला आना बाकी है, लेकिन राज्यसभा चुनाव को लेकर के सस्पेंस बना हुआ है। दोस्तों, बिहार सरकार बेटियों के जन्म लेते ही उनके नाम से फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी करा रही है। इस योजना का उद्देश्य बालिकाओं के भविष्य को सुरक्षित करना और परिवारों को प्रोत्साहित करना है। निर्धारित पात्रता पूरी करने वाले परिवारों को इस योजना का लाभ मिलता है, जब सरकार की ओर से तय राशि बच्ची के नाम पर जमा की जाती है, जो एक निश्चित उम्र के बाद परिपक्व होती है। जब आवेदन प्रक्रिया को आसान रखा गया है ताकि अधिक से अधिक परिवार इसका लाभ उठा सके। सरकार का दावा है कि इससे बेटियों की शिक्षा और फिर भविष्य की जरूरतों में आर्थिक सहारा मिलेगा। ये योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी सोच को मजबूती देती है। दोस्तों, बिहार सरकार कुख्यात अपराधियों के लिए हाई सिक्योरिटी जेल बनाने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि ये जेल वीरान पहाड़ी इलाकों में बनाई जाएगी ताकि सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत हो सके। सरकार का कहना है कि संगठित अपराध और फिर गंभीर मामलों के दोषियों को सख्त निगरानी में रखने के लिए ये कदम जरूरी है। नई जेल आधुनिक सुरक्षा तकनीक से लैस होगी। जी हाँ, वहीं पर इस फैसले को अपराध पर लगाम कसने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार परियोजना की रूपरेखा पर काम तेजी से चल रहा है। दोस्तों, तेजस्वी यादव ने बिहार में महिलाओं और फिर बेटियों की सुरक्षा को लेकर के नीतीश सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि अपराध की घटनाएं बढ़ रही है और बेटियां खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। यह तेजस्वी यादव ने कुछ आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि कानून व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक है और सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। जहाँ उन्होंने पुलिस व्यवस्था और फिर प्रशासनिक जिम्मेदारी पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं पर सत्ता पक्ष ने इन आरोपों को राजनीतिक करार दे दिया है और कहा कि अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। इस मुद्दे पर सियासी बहस और तेज हो गई है। दोस्तों, एसबीआई के एक एटीएम को लूटने की कोशिश की पुलिस की सतर्कता से नाकाम हो गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद लुटेरों के साथ मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान आरोपी अंधेरे का फायदा उठा करके फरार हो गए। जब पुलिस ने इलाके की घेराबंदी करके तलाशी अभियान शुरू कर दिया और फिर संदिग्धों की पहचान की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। दोस्तों, बिहार में डीजे संचालकों और फिर अवैध रूप से मॉडिफाइड वाहनों पर पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। जब प्रशासन ने 15 दिनों का अल्टीमेट देते हुए नियमों का पालन करने की चेतावनी दे दी है। जब पुलिस का कहना है कि तेज आवाज और अवैध संशोधन से कानून व्यवस्था और सड़क सुरक्षा प्रभावित होती है, इसलिए तय समय सीमा के बाद नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस फैसले के बाद डीजे संचालकों में हलचल है, जबकि प्रशासन का दावा है कि इससे शांति व्यवस्था और ट्रैफिक नियमों का पालन बेहतर होगा। दोस्तों, बिहार में शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए छुट्टी लेने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। अगले महीने से आकाश के लिए समर्थ पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा। जब सरकार का कहना है कि डिजिटल प्रक्रिया से पारदर्शिता बढ़ेगी और छुट्टी की स्वीकृति में देरी नहीं होगी। इससे रिकॉर्ड भी ऑनलाइन सुरक्षित रहेगा। जहां नई व्यवस्था को प्रशासनिक सुधार की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक इससे कार्यप्रणाली में तेजी और जवाबदेही दोनों बढ़ेगी। दोस्तों, राज्यसभा चुनाव 2026 को लेकर के राजनीतिक सरगर्मी चरम पर है। 37 सीटों पर होने वाले इस चुनाव में कई बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। सवाल यह है कि किसका कद बढ़ेगा और किसे झटका लगेगा। दल अपने अपने समीकरण साधने में जुटे हैं। गठबंधन, क्रॉस वोटिंग और फिर छोटे दलों की भूमिका इस चुनाव को और दिलचस्प बना रही है। हर वोट की अहमियत के चलते रणनीति बेहद सावधानी से बनाई जा रही है। जब विश्लेषकों का मानना है कि इस नतीजों का असर आने वाले लोकसभा और फिर विधानसभा चुनाव पर भी पड़ सकता है। फिलहाल सियासी पारा लगातार चढ़ा हुआ है। दोस्तों, बिहार में बर्थ सर्टिफिकेट बनाने की झंझट अब खत्म होने वाली है, क्योंकि हॉस्पिटल से ही डिस्चार्ज के समय ही प्रमाण पत्र मिल जाएगा। जब बिहार सरकार ने जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया को आसान बना दिया है, अब नवजात शिशु का बर्थ सर्टिफिकेट अस्पताल से डिस्चार्ज से पहले ही जारी कर दिया जाएगा। नई व्यवस्था के तहत अस्पताल से सीधे डिजिटल प्रणाली के जरिए रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, जिससे अभिभावकों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सरकार का कहना है कि इससे समय की बचत होगी और रिकॉर्ड भी पारदर्शी तरीके से सुरक्षित रहेगा। ये कदम नागरिक सेवाओं को सरल और फिर प्रभावी बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
दोस्तों, एआई समिट के दौरान कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को लेकर के सियासत गर्मा गई है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखी टिप्पणी की है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि देश के विकास कार्यक्रमों में बाधा डालना उचित नहीं है। उनके बयान के बाद राजनीतिक बहस और तेज हो गई है। कांग्रेस ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनका प्रदर्शन लोकतांत्रिक अधिकार के तहत था। जब इस मुद्दे पर दोनों पक्षों के बीच बयानबाजी जारी है। दोस्तों, शराबबंदी पर बिहार में बवाल छिड़ गया है। जहां बीजेपी एनडीए के लोग ही शराबबंदी को फेल बता रहे हैं और इसको खत्म करने के बारे में बात कही जा रही है। जब बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर के एक बार फिर सियासी चर्चा तेज हो गई है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या सहयोगी दल बीजेपी इस मुद्दे को उठा करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर राजनीतिक दबाव बनाना चाहती है। एनडीए के भीतर से ही समीक्षा की मांग सामने आने के बाद कयासों का दौर शुरू हो गया है। जब कुछ नेताओं का कहना है कि कानून में सुधार की जरूरत है, जबकि जेडीयू अपने पुराने रुख पर कायम दिख रही है। विश्लेषकों का मानना है कि यह बहस सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं बल्कि राजनीतिक वर्चस्व का भी मामला है। आने वाले समय में यह स्पष्ट होगा कि गठबंधन के भीतर इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाया जाता है। दोस्तों, बिहार के 1807 किसानों पर कार्रवाई की गई है क्योंकि ये सभी किसान पराली जलाते हुए पकड़े गए हैं। जब बिहार में पराली जलाने वाले 1807 किसानों को बड़ा झटका लगा है। जब सरकार ने उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित कर दिया है। प्रशासन का कहना है कि पराली जलाने से प्रदूषण बढ़ता है और पर्यावरण को नुकसान होता है, इसलिए नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की गई है। यह सरकार ने किसानों से अपील की है कि वे वैकल्पिक तरीके का इस्तेमाल करें। साथ ही पराली प्रबंधन के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। दोस्तों, एआई समिट के दौरान यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर के बिहार की राजनीति गर्मा गई है। मंत्री संतोष सुमन ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि ऐसे विरोध पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया है कि विकास से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में बाधा डालना राज्य की छवि को नुकसान पहुंचाता है। उनके इस बयान के बाद सियासी बहस और तेज हो गई है। वहीं पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि विरोध करना लोकतांत्रिक अधिकार है। इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने नजर आ रहे हैं। दोस्तों, एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या पवन सिंह राज्यसभा जाएंगे, यानी कि बीजेपी उनको पवन सिंह को राज्यसभा भेजेंगे। दरअसल बात है कि खास डील पर चर्चा हो रही है और जिसकी वजह से सियासत गर्म है। जी हाँ, राज्यसभा चुनाव से पहले पवन सिंह के नाम को लेकर के राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई है। खबर के मुताबिक बीजेपी के साथ किसी खास डील की बात सामने आई है, जिससे उनके राज्यसभा जाने की अटकलें बढ़ गई है। हालांकि पार्टी की ओर से अभी कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसे लेकर के कयासों का दौर जारी है। समर्थक इसे सम्मान और फिर राजनीतिक कदम बता रहे हैं, जो विरोधी इसे चुनावी गणित का हिस्सा मान रहे हैं। अब सबकी नजर पार्टी के अंतिम फैसले पर है। जब टिकट की घोषणा होते ही स्थिति साफ हो जाएगी कि पवन सिंह का राज्यसभा का रास्ता खुलता है या नहीं। दोस्तों, महाराष्ट्र में मुस्लिम कोटे पर ब्रेक लग गया है। 5% आरक्षण रद्द कर दिया गया है। जी हाँ, महाराष्ट्र सरकार ने मुस्लिम समुदाय को दिए गए 5% आरक्षण को रद्द करने का फैसला किया है। इस निर्णय के बाद राज्य में राजनीतिक बहस तेज हो गई है। सरकार का कहना है कि यह फैसला कानूनी और फिर संवैधानिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। वहीं पर विपक्ष इसे अल्पसंख्यकों के अधिकार पर चोट बता रहे हैं। आरक्षण को लेकर के लंबे समय से कानूनी विवाद चल रहा था। अब इस फैसले के बाद मामला फिर से अदालत और सियासत दोनों में चर्चा का विषय बन गया है। दोस्तों, बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक फैसले को लेकर के सियासत गर्मा गई है। विपक्ष का आरोप है कि सीएम नीतीश कुमार ने जिस व्यक्ति का या फिर व्यवस्था को जिम्मेदारी सौंपी, वह राज्य के भविष्य से जुड़ा अहम फैसला है। इसी को लेकर के आपने इन्हें अपने भविष्य की चाबी सौंपी है, जैसी टिप्पणी चर्चा में आ गई है। जब विपक्ष ने इसे राजनीतिक रणनीति बताते हुए सवाल उठाए हैं, जबकि सरकार ने कहा कि यह निर्णय पूरी तरह से प्रशासनिक और फिर जनहित में है। जब सदन में इस मुद्दे पर काफी देर तक बहस और नोकझोंक चलती रही। इस घटनाक्रम ने एक बार फिर से सत्ता और फिर विपक्ष के बीच तल्खी बढ़ा दी है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा राजनीतिक रूप से और तुल पकड़ सकता है। दोस्तों, बिहार में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 60,000 पदों पर भर्ती की घोषणा की गई है। जहां गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया है कि पुलिस बल में बड़ी संख्या में नई नियुक्तियां की जाएगी। इसके साथ ही पुलिस दीदी पहल शुरू करने की घोषणा की गई थी, जिसका उद्देश्य महिला सुरक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देना है। जब सरकार का दावा है कि इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा और फिर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी, यानी कि सरकार द्वारा पुलिस दीदी की नियुक्ति की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने की बात कही गई है। इस फैसले को प्रशासनिक मजबूती और रोजगार सृजन की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। दोस्तों,
दोस्तों, उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार तक ब्राह्मण राजनीति एक बार फिर से चर्चा के केंद्र में आ गई है, जब विभिन्न दल इस वर्ग को साधने के लिए रणनीति बना रहे हैं, जिससे सियासी सरगर्मी में बढ़ गई है। विश्लेषकों का मानना है कि चुनावी गणित में ब्राह्मण वोट बैंक की अहम भूमिका रही है। इसी वजह से राजनीतिक दल लगातार इस समुदाय को संदेश देने और अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रहे हैं। जब बिहार में भी इसे लेकर के बयानबाजी तेज हो गई है, आने वाले चुनावी माहौल में यह मुद्दा और अधिक राजनीतिक रूप ले सकता है। दोस्तों, बिहार सरकार ने बुजुर्गों को बड़ी राहत देते हुए फैसला किया है कि अब उन्हें जमीन रजिस्ट्री के लिए बार बार ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। 1 अप्रैल से वे घर बैठे ही रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। नई व्यवस्था के तहत विशेष सुविधा और फिर डिजिटल प्रक्रिया के जरिए दस्तावेजों की जांच और पंजीकरण किया जाएगा। इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को सहूलियत देना है और फिर प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना है। वहीं पर सरकार का कहना है कि इस कदम से समय की बचत होगी और फिर बिचौलियों की भूमिका भी कम होगी। इससे जमीन रजिस्ट्री व्यवस्था में सुधार आने की उम्मीद है। दोस्तों, बिहार में अब मशीनों से ही वाहन फिटनेस की जांच होगी। दरअसल बात यह है कि बिहार में वाहनों की फिटनेस जांच अब आधुनिक मशीनों के जरिए की जाएगी। इसके लिए 27 जिलों में नए ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन यानी कि ATS केंद्र खोले जाएंगे। सरकार का मानना है कि मशीनों से जांच होने पर पारदर्शिता बढ़ेगी और फर्जी फिटनेस प्रमाण पत्र पर रोक लगेगी। इससे सड़क सुरक्षा भी मजबूत होगी और फिर प्रदूषण नियंत्रण में मदद मिलेगी। अधिकारियों के अनुसार ये व्यवस्था चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी। नई प्रणाली से वाहन मालिकों को बेहतर और निष्पक्ष सेवा मिलने की उम्मीद है। दोस्तों, बिहार पुलिस को लेकर के दिए गए बयान पर सियासत गर्मा गई है। विपक्ष के पुलिस चीटी भी नहीं मार पाती वाले आरोप पर डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने तीखा तंज कसा है और कहा है कि अब तो हाथी भी बीमार हो रहे हैं। सम्राट चौधरी ने कहा है कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से नियंत्रण में है और अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। उन्होंने विपक्ष पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। इस बयान के बाद सत्ता और विपक्ष के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। साफ है कि कानून व्यवस्था का मुद्दा आने वाले दिनों में भी सियासत का केंद्र बना रहेगा। दोस्तों, विधानसभा की कार्रवाई के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक कदम को लेकर के विपक्ष ने सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्ष का आरोप है कि जिस व्यक्ति या फिर समूह को जिम्मेदारी सौंपी गई है वह भविष्य की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री ने सदन में अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा कि ये निर्णय राज्य हित में लिया गया है और इसका उद्देश्य प्रशासनिक सुधार है। हालांकि विपक्ष ने इसे राजनीतिक रणनीति करार दिया है और सरकार को घेरने की कोशिश की गई है। इस मुद्दे पर सदन में काफी देर तक बहस और तकरार चलती रही। दोस्तों, आम आदमी पार्टी के 2 बड़े नेताओं को महिला सिपाही से कथित बदसलूकी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। जहां इस कार्रवाई के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और मामला चर्चा का विषय बन गया है। पुलिस का कहना है कि ड्यूटी के दौरान महिला सिपाही के साथ अभद्र व्यवहार की शिकायत मिली थी, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई है। वहीं पर पार्टी नेताओं ने आरोपों को राजनीतिक साजिश बताया है। जब घटना के बाद सत्ता और फिर विपक्ष के बीच बयानबाजी शुरू हो गई है। यह जाँच जारी है और आगे की कार्रवाई रिपोर्ट के आधार पर होगी। दोस्तों, अब बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों में फ्री में AI पढ़ाई कराई जाएगी। फ्री में AI की पढ़ाई कराई जाएगी। AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जहां बिहार के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। इंजीनियरिंग कॉलेजों में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI की पढ़ाई मुफ्त कराई जाएगी, जिससे छात्र आधुनिक तकनीक में दक्ष बन सकेंगे। जब सरकार का मानना है कि इससे राज्य के युवा डिजिटल और तकनीकी क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे और रोजगार के नए अवसर प्राप्त करेंगे। जब कॉलेजों में विशेष लैब और फिर ट्रेनिंग की भी व्यवस्था की जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि AI शिक्षा से बिहार के छात्र राष्ट्रीय और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे। यह कदम तकनीकी विकास की दिशा में अहम माना जा रहा है। दोस्तों, बिहार के स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर उस समय सवाल खड़े हो गए जब एक डॉक्टर के क्वार्टर से लाखों रुपए की एक्सपायरी जीवन रक्षक दवाएं बरामद की हुई है। इस खुलासे के बाद विभाग में हरकंप मच गया है। बताया जा रहा है कि ये दवाएं अस्पताल में इस्तेमाल होने वाली थी, लेकिन समय पर वितरण नहीं होने के कारण एक्सपायर हो गई। मामले की जाँच शुरू कर दी गई है और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। इस घटना ने स्वास्थ्य व्यवस्था की निगरानी और फिर पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए। अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या ठोस कदम उठाती है। दोस्तों, बिहार में क्या शराबबंदी खत्म हो जाएगी? दरअसल बात है कि बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर के फिर से सियासी हलचल तेज हो गई है। एनडीए के कुछ सहयोगी दलों की ओर से समीक्षा की मांग ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ा दी है। कुछ नेताओं का कहना है कि मौजूदा व्यवस्था में सुधार की जरूरत है, जबकि सरकार अब भी सख्ती से कानून
लागू करने के पक्ष की बात कह रही है। इस मुद्दे पर पक्ष और फिर विपक्ष के बीच बहस लगातार जारी है, जहां होली से पहले उठे इस बगावती सुरों ने राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। आने वाले दिनों में ये साफ होगा कि सरकार अपने रुख में कोई बदलाव करती है या नहीं। दोस्तों, बिहार में ट्राई 4 के तहत 45,000 शिक्षकों की भर्ती की तैयारी तेज हो गई है। जब सरकार ने साफ कर दिया है कि इस बार दिव्यांग बच्चों के लिए अलग से विशेष शिक्षकों की भी नियुक्ति की जाएगी। शिक्षा विभाग का कहना है कि इससे स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर होगी और पढ़ाई की गुणवत्ता में सुधार आएगा, जब खास तौर पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को बेहतर सहयोग मिल सकेगा। जब भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और फिर समयबद्ध तरीके से पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस कदम को शिक्षा व्यवस्था मजबूत करने की दिशा में बड़ा निर्णय माना जा रहा है। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना स्थित IGIMS में बन रहे 1200 बिस्तरों वाले नए अस्पताल भवन का निरीक्षण किया है। उन्होंने निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की है और फिर अधिकारियों को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया है। वहीं पर यह नया भवन अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा, जिससे गंभीर मरीजों को बेहतर इलाज मिल सकेगा। वहीं पर सरकार का कहना है कि इससे बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़ा सुधार आएगा। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने गुणवत्ता और फिर समय सीमा का विशेष ध्यान रखने पर जोर दिया है। इस योजना को स्वास्थ्य ढांचे के विस्तार की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। दोस्तों, तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि चुनाव के समय बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन बाद में जनता को निराशा हाथ लगती है। जब तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार को बदनाम करने की राजनीति बंद होनी चाहिए और असली मुद्दों रोजगार, शिक्षा और फिर कानून व्यवस्था पर ध्यान दिया जाना चाहिए। जी हां, उनके बयान के बाद सियासी माहौल गर्मा गया है। जब सत्ता पक्ष ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सरकार लगातार विकास कार्य कर रही है। इस बयानबाजी से चुनावी माहौल और तेज होने के संकेत मिल रहे हैं। दोस्तों, बिहार में राजस्व व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बड़ा ऐलान किया गया है। बताया जा रहा है कि सीईओ का प्रमोशन किया जाएगा। वहीं पर DSLR को बेहतर कार्य के लिए 50-50 हज़ार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। जब डिप्टी CM विजय सिन्हा ने कहा कि जमीन और फिर राजस्व मामलों में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया गया है। इससे अधिकारियों का मनोबल भी बढ़ेगा। यह सरकार का मानना है कि नई व्यवस्था से जमीन से जुड़े हुए मामलों का तेजी से निपटारा होगा और फिर आम लोगों को राहत मिलेगी। दोस्तों, बिहार को मॉडर्न इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिलने जा रहा है। दरअसल बात है कि बिहार को जल्द ही एक मॉडर्न इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिलने जा रहा है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में इस बड़े प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। बताया जा रहा है कि बैठक में कुल 35 एजेंडों को फाइनल किया गया है, जिसमें एयरपोर्ट परियोजना सबसे अहम रही है। इस फैसले से बिहार में हवाई कनेक्टिविटी मजबूत होगी और फिर व्यापार, पर्यटन और निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। वहीं पर आधुनिक सुविधाओं से लैस इस एयरपोर्ट के बनने से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का रास्ता भी आसान होगा। सरकार का दावा है कि ये परियोजना बिहार के विकास को नई रफ्तार देगी। अब अगला कदम जमीन, बजट और फिर निर्माण कार्य को लेकर के उठाया जाएगा। दोस्तों, बिहार में कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अब उनको तरक्की मिलेगी। दरअसल बात है कि बिहार सरकार ने कुछ कर्मचारियों के लिए तरक्की का नया रास्ता साफ कर दिया है। लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार कर रहे कर्मियों के लिए यह बड़ी राहत वाली मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि विभागीय स्तर पर पदोन्नति प्रक्रिया को तेज किया जाएगा, ताकि योग्य कर्मचारियों को समय पर लाभ मिल सके। इससे न केवल कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि विभागों की कार्य क्षमता भी मजबूत होगी। सरकार का कहना है कि पारदर्शी तरीके से पदोन्नति दी जाएगी। जल्द ही इससे जुड़ा विस्तृत आदेश जारी किया जाएगा। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुबह 5 बड़े फैसले की घोषणा करके सभी को चौंका दिया है। उन्होंने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है, जिससे राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि इन फैसलों में विकास योजनाएं, नियुक्तियां और फिर प्रशासनिक सुधार से जुड़े हुए अहम निर्णय शामिल है। सरकार का कहना है कि इन कदमों से आम लोगों को सीधा लाभ मिलेगा और फिर कामकाज में तेजी आएगी। जब CM नीतीश कुमार के इस फैसले को लेकर के सत्ता पक्ष इसे जनहित में बड़ा कदम मान रहा है, जबकि विपक्ष इसकी समीक्षा की मांग कर रहा है। आने वाले दिनों में इस निर्णय का असर साफ दिख सकता है। दोस्तों, किशनगंज से एक महिला लापता हो गई है। वह ससुराल से मायका जा रही थी। वह मायका से ससुराल जा रही थी और बीच से ही महिला लापता हो गई है। दरअसल बात है कि किशनगंज के बहादुरगंज थाना क्षेत्र से एक विवाहिता के लापता होने का मामला सामने आया है, जिसने पूरे इलाके में चिंता बढ़ा दी है। महिला मायके से अपने ससुराल जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन रास्ते में ही रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। जब परिजनों ने मायके के ही पड़ोस में रहने वाले एक युवक पर अपहरण का गंभीर आरोप लगाया है, जब पुलिस ने मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी। घटना
समेसर पंचायत के छद्रू बस्ती की है। विवाहिता दीपिका कुमारी अपने ससुराल बुआलदेह कोचा धमन जाने के लिए घर से निकली थी, जब उसने परिवार को बताया था कि उसके पति उज्जवल कुमार सिन्हा ने उसे बहादुरगंज के झांसी रानी चौक पर बुलाया है, जहां से दोनों साथ में ससुराल चले जाएंगे। जब पति उज्जवल कुमार सिन्हा झांसी रानी चौक पर काफी देर तक उसका इंतजार करता रहा, लेकिन दीपिका वहां तक नहीं पहुंची। इसी दौरान परिजनों को दीपिका के मोबाइल से एक कॉल आया। फोन पर उसने बताया है कि वे समेसर के एक युवक के साथ है। इसके बाद अचानक फोन कट गया और फिर संपर्क नहीं हो सका। दीपिका की शादी 2 साल पहले हुई थी और परिजनों के मुताबिक उसका वैवाहिक जीवन सामान्य चल रहा था। जब बुधवार शाम से उसके लापता होने के बाद परिवार ने हर संभावित जगह पर तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। अंत में परिजनों ने बहादुरगंज थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। प्रभारी थानाध्यक्ष दिलशाद आलम ने बताया है कि अपहृता के पिता के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है। आरोपी युवक की तलाश में छापेमारी की जा रही है। फिलहाल पूरे मामले में कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या यह अपहरण है या मामला कुछ और है। पुलिस जांच के बाद ही सच्चाई सामने आएगी। यह परिजन जल्द से जल्द दीपिका की सुरक्षित बरामदगी की मांग कर रहे हैं। दोस्तों, बिहार के सड़कों में पैदल चलने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। जी हां, सड़कों पर पैदल चलने वाले लोगों की भी अब सुनी जाएगी। अब बिहार के सभी सड़कों के दोनों तरफ पैदल चलने के लिए अलग से रास्ता बनाया जाएगा। ये बिहार वासियों के लिए अच्छी खबर है। जब बिहार सरकार ने साफ कर दिया है कि सड़क सिर्फ गाड़ियों के लिए नहीं, बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी उतना ही अधिकार है। बढ़ती आबादी और फिर गाड़ियों की संख्या के बीच अक्सर पैदल यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ती है। इसी को देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जिससे शहर और फिर गाँव दोनों जगह पैदल चलने वालों को राहत मिल सकेंगे। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार की सड़कों पर पैदल चलने वाले नागरिकों की गरिमा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई अहम निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार तेजी से विकास कर रहा है, लोगों की आय बढ़ रही है और इसके साथ ही 2 पहिया और फिर 4 पहिया गाड़ियों की संख्या भी बढ़ रही है। ऐसे में पैदल चलने वालों की सुरक्षा और फिर सुविधा सुरक्षित करना सरकार की प्राथमिकता है। वहीं पर सरकार ने परिवहन विभाग को निर्देश दिया है कि शहरी क्षेत्र खास करके भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जल्द से जल्द फुटपाथ बनाए जाएं, जहां पर जरूरत हो वहां पर जेब्रा क्रॉसिंग की व्यवस्था किया जाए, ताकि लोग सुरक्षित तरीके से सड़क पार कर सकें। इसके अलावा प्रमुख स्थानों पर फुट ओवर ब्रिज, एक्सलेटर और अंडरपास बनाने का भी निर्देश दिया गया है। दुर्घटना संभावित जगहों यानी कि ब्लैक स्पॉट को चिन्हित करके वहां पर पैदल यात्रियों के लिए विशेष इंतजाम किए जाएंगे। साथ ही CCTV कैमरे लगाने की भी योजना है, ताकि दुर्घटनाओं पर नजर रखी जा सके और कम किया जा सके। सरकार ने यह भी कहा कि सरकारी और फिर निजी वाहन चालकों को प्राथमिकता दिया जाएगा, जिससे वे पैदल यात्रियों के अधिकारों के प्रति संवेदनशील बने। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भरोसा दिलाया है कि इन कदमों से राज्य की सड़कों पर पैदल चलने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और उनका दैनिक जीवन सुरक्षित और फिर आसान बनेगा। अब देखना होगा कि ये निर्देश जमीन पर कितनी तेजी से लागू होती है। दोस्तों, किशनगंज सहित सीमांचल में बच्चा चोरी की अफवाह से लोगों में खौफनाक उबाल देखा जा रहा है। भीड़ द्वारा ऑन द स्पॉट इंसाफ किया जा रहा है। जी हां, शहर शहर बच्चा चोर की सरगोशियों ने माहौल में ऐसा खौफ घोल दिया है कि हर अजनबी चेहरा शक के घेरे में है। जब बच्चों की हिफाजत जहां पर माता पिता और फिर पुलिस की पहली तरजीह है, वहीं पर बेबुनियाद इल्जामों पर भीड़ का कानून हाथ में लेना प्रशासन के लिए दोहरी चुनौती बन गया है। ताजा मामला कटिहार से सामने आया है, जहाँ पर एक ही दिन में 2 अलग अलग जगहों पर महिलाओं को बच्चा चोरी के शक में भीड़ ने निशाना बनाया। चाहे पहली वारदात अंबेडकर कॉलोनी की है, यहाँ भीख मांगने वाली 3 महिलाओं के संदिग्ध आचरण की चर्चा फैलते ही भीड़ बेकाबू हो गई। लोगों ने उन्हें घेर लिया, बंधक बना लिया और मारपीट शुरू कर दी। हालात तब संभले जब कुछ स्थानीय समझदार लोगों ने दखल दिया और पुलिस को इत्तला दी। फौरन पहुंची पुलिस ने महिलाओं को भीड़ के चंगुल से छुड़ाया। दूसरी घटना मानसाही थाना क्षेत्र की है, जहां पर मानसिक रूप से विक्षिप्त एक महिला को बच्चा चोर समझ करके भीड़ ने घेर लिया। अफवाह की आग में इतनी तेज थी कि लोग फैसला ऑन द स्पॉट के इरादे से आगे बढ़ रहे थे। पुलिस की तत्परता और कुछ जागरूक नागरिकों की सूझबूझ से इसकी जान बच सकी। जहां इधर शहर के 2 स्कूलों के सामने हालिया बच्चा चोरी की कोशिशों की चर्चा ने खौफ को और हवा दी है। सामाजिक रूप से जागरूक लोग बच्चों की सुरक्षा को लेकर के फिक्रमंद है, लेकिन पुलिस साफ कह रही है कि अफवाहों पर यकीन कर किसी को सजा देना गैर कानूनी है। वहीं पर प्रशासन का कहना है कि
किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत थाने को दें, मगर भीड़ बना करके इंसाफ करने की कोशिश न करें। कानून अपने हाथ में लेने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई। वहीं पर कटिहार की ये दोनों घटनाएं इशारा करती है कि अफवाह का जहर कितना खतरनाक हो सकता है। जहां एक तरफ बच्चों की हिफाजत जरूरी है, वहीं बेगुनाहों की जान बचाना भी उतना ही अहम है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देगा। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन आजाद ने अल्पसंख्यक कल्याण के लिए बजट में कम राशि पेश होने के मामले पर महागठबंधन के मुस्लिम नेताओं पर जम करके हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बजट पर RJD और फिर कांग्रेस के सभी मुस्लिम नेता खामोश थे। आदिल हसन आजाद ने कहा है कि शनिवार को विधान परिषद में माइनॉरिटी के बजट पर इन नेताओं ने कौम को धोखा दिया है। सवाल न पूछ करके, आवाज न बुलंद करके, चाहे अब्दुल बारी सिद्दीकी हो या फिर कारी शुएब, जब पिछड़ों और फिर अल्पसंख्यकों का मुद्दा होता है तो फिर मजलिस की बुलंदी से खड़ी होती है। वहीं पर उन्होंने कहा कि सवाल पूछिए आप, चाहे रहनुमा किसी भी पार्टी का हो, मजलिस से भी पूछिए, लेकिन और भी पार्टियों से भी जो मुसलमानों के वोट से जीतते हों लेकिन उनके मुद्दे पर कुछ नहीं करते हैं। सवाल तथ्य के बुनियाद से पर पूछिए, जिम्मेदारी के साथ पूछिए, जिम्मेदार तय करने को पूछिए। आदिल हसन आजाद ने कहा कि ये लोग सिर्फ AIMIM को गाली देने का काम करते हैं। आप शौक से हम लोगों को गाली दीजिए, लेकिन माइनॉरिटी के मुद्दे को भी सदन में उठाइए। आप उनसे जब वोट लेते हैं तो उनके हित के लिए भी सदन में कुछ बोलिए, लेकिन ये लोग मुस्लिम दलित पर कुछ भी नहीं बोलते हैं। उन्होंने दावा किया है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान सहित AIMIM के सभी 5 विधायकों ने माइनॉरिटी के मुद्दे को सदन में उठाया है। चाहे कटाव का मामला हो, शिक्षा का मामला हो या फिर अन्य कोई मामला हो, उनके हित के लिए सदन में आवाज बुलंद किया है। आदिल हसन आजाद ने कहा है कि लेकिन RJD और फिर कांग्रेस के सभी मुस्लिम नेता चुप हैं। जमा खान तो मुस्लिम है लेकिन वे सरकार में मंत्री है, इसलिए वे कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन RJD और कांग्रेस के मुस्लिम नेताओं को क्या हो गया है, वे सिर्फ माइनॉरिटी का वोट लेना जानते हैं। आदिल हसन आजाद के इस बयान ने बिहार की राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। महागठबंधन के नेताओं से अब प्रतिक्रियाओं की उम्मीद की जा रही है, जब विपक्षी दलों पर यह भी गंभीर आरोप है कि वे अल्पसंख्यकों के वोट तो लेते हैं लेकिन उनके मुद्दों पर सदन में आवाज नहीं उठाते हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, कोचा धवन विधायक सरवर आलम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जम करके वायरल हो रहा है। विधायक सरवर आलम वीडियो में ट्रैक्टर चालक को जूता मारने की बात कह रहे हैं। अब ये वीडियो जम करके वायरल हो रहा है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि एक विधायक का इस तरह से लहजा क्यों। वहीं पर दूसरे लोग कह रहे हैं कि ट्रैक्टर चालकों की मनमानी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से सख्ती बहुत जरूरी है, इसीलिए विधायक जी ने इस तरह की बातें कही है। दरअसल बात है कि किशनगंज में एक बार फिर से सड़क जाम और उसी जाम के बीच वीडियो जो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। सोशल मीडिया पर जब कोचा धवन के AIMIM विधायक सरवर आलम का ये वीडियो वायरल हुआ है, जिसके बाद चर्चा का विषय बन गया है। वायरल क्लिप में विधायक एक ट्रैक्टर चालक पर नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं और कथित तौर पर जूता मारने तक की चेतावनी देते सुनाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि मामला बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा के दौरान का है, जब किशनगंज बहादुरगंज रोड पर निर्माण कार्य चल रहा था। इस बीच एक ट्रैक्टर की वजह से सड़क जाम हो गया, जिससे परीक्षा देने जा रहे छात्र छात्राओं और फिर उसके अभिभावकों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी। जाम की सूचना मिलते ही विधायक मौके पर पहुंचे। वीडियो में उन्हें यह कहते हुए सुना जा सकता है कि मैट्रिक की परीक्षा चल रही है और रोड पर जाम लगा करके आप काम कर रहे हैं। इसके बाद ट्रैक्टर चालक से उसकी तीखी नोक-झोंक भी होती दिख रही है। वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया 2 हिस्सों में बढ़ गया है। एक वर्ग का कहना है कि मैट्रिक परीक्षा जैसे अहम समय पर जाम लगना बेहद गंभीर मामला है, जहां ऐसे में सख्ती बहुत जरूरी थी। जब वहीं पर दूसरा वर्ग सवाल उठा रहा है कि एक जनप्रतिनिधि को भाषा और फिर व्यवहार में संयम रखना चाहिए। सार्वजनिक रूप से धमकी देना क्या जनप्रतिनिधियों की गरिमा के अनुरूप है, ये सवाल उठा रहे हैं। वहीं पर कुछ यूजर्स ने इसे सत्ता के दुरुपयोग से जोड़कर भी देख रहा है। आपको बता दूं कि विधायक सरवर आलम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM से विधायक हैं और सीमांचल की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले पर प्रशासन की ओर से अभी कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन यह घटना एक बार फिर से किशनगंज में ट्रैफिक व्यवस्था, निर्माण कार्यों की मॉनिटरिंग और परीक्षा जैसे संवेदनशील समय में व्यवस्था बनाए रखने की चुनौती को उजागर कर रही है। अब सवाल यह है कि क्या जाम पर सख्ती जरूरी थी या तरीका बदलना चाहिए था। बहस जारी है और लोग जवाब चाहते हैं। आपको बता दें कि मैट्रिक परीक्षा चल रहा है और सड़क में इस तरह की गाड़ियों की वजह से जाम लग जा रही है, जिसकी वजह से परीक्षार्थियों को समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से विधायक सरवर आलम ने यह सख्ती दिखाई है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।